वैसा पड़ा हुआ मिला, कुछ नहीं करना, सीधा जाना है, उसको सीधा अच्छी जगह उठा के रखना है और सीधा सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर में ये ऐसी पोजीशन होती है, ये ऐसा और फिर छाती दबाना चालू करना है। ये किसी टेबल के ऊपर हो सकती है या नीचे करना चाहो तो नीचे ऐसे रख सकते हो। नीचे अगर ऐसा है तो ऐसे बैठ जाओ, ऐसे चालू। अब क्या होगा, डॉक्टर साहब हम तो डॉक्टर नहीं है, अगर वो बेहोश होने का नाटक मारता होगा तो उनकी गाली देगा आपको, चलो ठीक है। अगर वो वाकई में डेथ होगा तो कुछ भी हम कम से कम जान बचाई गई उसकी, और वाकई में अगर बेहोश होगा जिसको सीधे जरूरी उससे उसकी जान बचेगी। ठीक है, ये डेमो है, डेमो आप सब ट्राई करो। इससे नुकसान क्या है, इससे उसकी रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, तो नुकसान कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर पेशेंट बेहोश है और नाटक कर रहा है तो 100% उठ जाएगा, क्योंकि इतने जोड़े दिक्कत उठ जाएगा, उसकी तो रिब फ्रैक्चर नहीं। लेकिन रिब फ्रैक्चर होने के बाद मरीज की जान बची तो आपने किसी की जान बची। और शायद आपको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगी, अभी कुछ दिन पहले राज रेसिडेंसी वहां पर एक व्यक्ति ऐसी बेहोश हुए थे, बंसर लगा के थे, मैंने सीपीआर किया था तब जाके वो होश में आया। तो इससे आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। इसमें क्या रहता है, सडन कार्डियक अरेस्ट कंडीशन जो होती है वो कई कारणों से, ये बोलते हैं सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया सुना ना, तो सांप सूंघ गया मतलब सांप देख के आदमी का सडन कार्डियक अरेस्ट, ऐसे व्यक्तियों को अगर आप सीपीआर दे तो उनकी जान बच सकती है। ऐसे एक और डेमो इसका वीडियो बना, चेस्ट कॉम्प्रेशन कहाँ करना है, दोनों ब्रेस्ट के बीच में, इधर लेफ्ट साइड में कोई बोले हार्ट साइड, दोनों ब्रेस्ट के बीच में हड्डी होती है यहाँ पर और यहाँ पर। कैसे करना है, ये मुड़ने नहीं चाहिए, एक हाथ यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे, पूरा प्रेशर। और ये वो थ्योरेटिकल चीज है, एक ही चीज में दो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतनी इमरजेंसी समझ ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, 120 बार की करीब कर, वो भी फिर मैं बोल, ये सब आप सोचते रहे कितने बार, जब ऐसी इमरजेंसी आती है ना कुछ सोचता नहीं, ये सब किताबी ज्ञान है कि 120 बार करो, फिर हवा मारो, फिर ये करो, तो करते जाओ, आपको कपिंग करते जाइए, आपको जब तक आप कैसे काउंट करोगे बताइए, हम क्या बताइए, एक बंदा कोई बंदा नहीं एक बार कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, करते रहो तो ठीक है, 1-8 मिनट कर दिया, फिर हो सके मुझसे हवा ले, क्योंकि देखो मुझे मालूम है ऑन स्पॉट हम इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, और इससे भी कई लोगों की जान बच सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक होने के बाद सडन किसी का हार्ट बंद हो गया, इससे उसकी जान बच सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक एक आके अपन करें, आपसे स्टार्ट करें, आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ लगाते थे अपने हाथ से, देखो इसके पीछे बहुत बड़ा सीधा बहुत बढ़िया। आज बताओ उम्र के हिसाब से इसको सीपीआर दो। बिल्कुल नहीं, किसी भी पेशेंट को पानी नहीं पिलाना। कारण ये है कि अगर वो बेहोश है, आपने मुझे पानी डाला तो पानी उसके पेट में से फेफड़े में जाकर बचते हुए तो नहीं मर गया, फेफड़े में पानी जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगी, वो बचेगा समझो आपको, बिल्कुल नहीं पिलाना, पानी बेहोश हो सकता है, पानी नहीं पिलाना, पानी मांग रहे तो नहीं पिलाना,
दिए हुए अमाउंट नहीं ऑपरेशन करना। अब समझिए ना धर्म संकट कैसा होता है। मैं उसको एक भी बोलता है भैया थोड़ा टॉपअप कर ले, अपन अच्छा इम्प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि पत्रकार साहब का फोन आया, ठीक है। सेम इम्प्लांट में अगर लगाता हूँ, जवान लड़का है, कल ना जाके वो बिल्कुल शक्तिशाली बनेगा और दौड़ेगा कूदेगा, अगर इम्प्लांट टूटता है मेरे हॉस्पिटल की बदनामी, BHRD की बदनामी, सर्जन की बदनामी, आदि भैया के भी रिलेशन खराब किया, तुम्हें ऐसे का बेटे इम्प्लांट होगी। तो ये मानसिक प्रेशर में हम जीते कि कुछ बातें हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। इसके लिए हमें गठबंधन की सरकार आवश्यक होती है। इसके लिए हमें ऐसे लोग चाहिए होते कि ये हमारी भावना समझ सके। फिर क्या रहता है कि जैसे आप लोग तो अभी आपको नहीं पता, जैसे कोई अज्ञात है, आप में कई लोग होते डॉक्टर साहब 5 लाख देख लो, अरे क्या देखो, कुछ देखते जैसे सरकार ने रखा ही नहीं, हर चीज का सबूत देना होता है। आयुष्मान भारत योजना, भैया आयुष्मान भारत योजना प्रॉफिटेबल तभी हो सकता है जब बल्क केसेस मिले, केसेस की संख्या ज्यादा रहे, रियल केसेस मिले, और सच्चे केस मिले, झूठे केस नहीं भैया पेट दर्द है, उल्टे रियल कार्ड मिले, फर्जी कार्ड नहीं मिलना चाहिए, वो रियल बीमारियां मिले, तभी आयुष्मान कार्ड योजना यहाँ पर सक्सेस हो सकती है। तो अब मैं इस पे थोड़ा पॉज करता हूँ, तो इसमें आपके अपन इस पे डिस्कस करेंगे, आपके मन के जो भी सवाल हो मुझे बेझिझक पूछो, क्रॉस भी कर सकते हो, क्या बोलते कोई क्रिटिसिज्म करना है वो भी कर सकते हो, कोई क्वेश्चन होता है वो भी कर सकते हो। इसमें तो बहुत होता है, कहाँ से कहाँ चलेगा। अगर व्यक्ति एलिजिबल है तो कार्ड 10 बार कैंसिल कर सकते हो। सबसे पहले कार्ड कैंसिल करो, उसके बाद में सबसे पहले नाम सुधार करो, समग्र आईडी के साथ लिंक करो आधार कार्ड और समग्र आईडी में दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। और आधार कार्ड अगर समग्र आईडी का नाम सेम पिक कर ले, आयुष्मान कार्ड तुरंत बन जाए। जिनका आयुष्मान नहीं बना वो क्या करे? जिनका आयुष्मान बना करके अगले जन्म में हमारा 100% राशि स्टेट गवर्नमेंट देगी, इनका भी पूरे 100% राशि स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और आप लोगों को अगर आयुष्मान कार्ड चेक करना है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर तुरंत जबकि भैया बैठे हैं आयुष्मान कार्ड में चले जाना, वहाँ पर कार्ड चेक कर लेना, आपको बता देंगे कि आपका कार्ड एक्टिवेट है या नहीं। आज के लिए या कभी भी आप आए तो सीधा आ सकते हैं आयुष्मान कक्ष में कि कार्ड एक्टिवेट है या नहीं, ठीक है। ये देखिए ये पूरा प्रेजेंटेशन है, ये 3,480 के पेशेंट टोटल हम इलाज कर चुके हैं, 3,480 तकरीबन 26-27 महीने में, ठीक है। 3 करोड़ 40 लाख के करीब का हमने क्लेम किया था, ये मैं जो आंकड़े बताया जिस स्लाइड में मुझे हिसाब से अपडेटेड आंकड़े, ठीक है। 3 करोड़ 22 लाख का क्लेम हम सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। हमें प्राप्त राशि मात्र 1 करोड़ 95 लाख, ठीक है। फिर बता रहा हूँ मैं, आंकड़े बड़े दिख सकते हैं, डॉक्टर बघेल के जेब में इतना पैसा नहीं आया है, इसमें बहुत ही कम प्रतिशत वाली मार्जिन होती है, इसीलिए मुझे उसका इलाज करना है, डॉक्टर को फीस दे रही है, दवाई का इलाज करना है, सारी चीज करनी है, ठीक है। इसमें एक चीज है कि हम किसी पेशेंट की जानकारी नहीं दे सकते। एक थोड़ा है जैसे आपका फोन आता है ना, हम किसी भी पेशेंट के नियम से बात कर रहे थे, बीमारी की जानकारी बिल्कुल नहीं दे सकते, सीधे हम कानून के दायरे में आ जाते हैं। मैंने ऑफिस में बताया वीडियो फोटो बना, साथ में हेल्थ कार्ड हमने शुरू किए, फैमिली कार्ड हमने शुरू किए, इनके द्वारा हमने हमारे संस्थाओं को सबको लाभ दिया। उसके बाद हमने सोसाइटी भी लेके आए किया, तो ये बहुत बड़ी बात आती है। तो वर्तमान में हरदा में इस संस्था में डायलिसिस यूनिट संचालित है, शायद आपको पता होगा डायलिसिस यूनिट संचालित है। डायलिसिस यूनिट का बता दूं मैं, हरदा जैसी जगह में डायलिसिस यूनिट चलाना लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाना पड़ता है, क्योंकि उसमें बचत इतनी नहीं रहती। तो हमने सोसाइटी समाज के लिए शुरू की थी। डायलिसिस का चार्ज लगभग 1350 रहता है कैश में, और आयुष्मान में निःशुल्क डायलिसिस होती है, ठीक है। अब अगर बात करें उसकी लागत की, तो एक शादी में जितना लोग पानी पीते हैं उतना पानी एक दिन डायलिसिस को लगता है। मतलब आप ये समझो जितना पानी डायलिसिस को लगता है। हॉस्पिटल में अगर सबसे ज्यादा पानी को खपत करते हैं डायलिसिस को लगता है।
वो पानी बचाने के लिए हमने डायलिसिस का जो वेस्टेज पानी रहता है उसको भी हम रिसाइकल करके जो टॉयलेट से वहाँ पर यूज होता है। हमने मतलब इस हॉस्पिटल में हमने रिसोर्सेज का बहुत अच्छा उपयोग किया। भले हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा है, यहाँ पर जो गंदा पानी वो रिसाइकल होकर टॉयलेट में यूज होता है। हमने उसके लिए हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स लगाए हैं। यहाँ पर इस यूनिट में सोलर है, सोलर यूनिट से एक ऑप्टिमम मात्रा में बिजली जनरेट होती है, तो हम एनपीवी से कम बिजली लेते हैं। तो इस तरह से रिसाइकलिंग और वाटर हार्वेस्टिंग ये सारी चीजें हमने की है। भले हमें इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं, लेकिन हम सोसाइटी को कुछ रिटर्न कर रहे हैं। अगर पानी की बात करें तो मैक्सिमम इस हॉस्पिटल में टॉयलेट से जो पानी यूज होता है, टॉयलेट्स के पानी का कुछ टेस्ट में कुछ मैटर नहीं करता। टॉयलेट्स का पानी मैक्सिमम रिसाइकल हुआ क्योंकि जो डायलिसिस का पानी है, डायलिसिस का जो पानी है वो प्योरेस्ट फॉर्म लगता है, और जो उसका वेस्ट पानी है वो इतना खराब नहीं रहता, उसको हम फिर से रिसाइकल करते हैं। उसके बाद में अलग अलग जगह से जो पानी आता है उसको हम रिसाइकल करके यूज करते हैं। फ्यूचर में हमारे यहाँ पर इस संस्था में यहाँ पर आप जहाँ बैठे हो, यहाँ पर कैथलैब आने वाले हैं। कैथलैब भी मतलब इस जगह में चलाना एक बड़ा हाथ पाला जिसकी, क्योंकि उसकी रनिंग कॉस्ट ही बहुत हेवी होती है। तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। पर मंथ उसकी फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट 2.5 से 3 लाख रुपये होती है। उसके बाद में स्टाफ का खर्चा ये करके 4 से 5 लाख रुपए कॉस्टिंग होती है। हर जगह में आपको इतने रिटर्न इतने चार्जेस नहीं होते। पर चूंकि आपको पता है कि कुछ ही समय पहले युवाओं में हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और हमें ट्रांसपोर्टेशन की अभी इंदौर साइड में काफी दिक्कत है, जल्दी नहीं पहुंच पाते। भोपाल में भी तुम्हें अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, जो गोल्डन पीरियड रहता है वो चला जाता है, इसमें कई युवाओं की मृत्यु होती है। तो कैथलैब आने के बाद में बहुत से युवाओं की जान यहाँ बच पाएगी। दोस्तों फ्यूचर प्लानिंग हमारा ट्रस्ट एस्टैब्लिशमेंट मेंबर्स ज्वाइन है, क्योंकि ये इतना सब करते हुए कहीं ना कहीं मैन पावर लगती है। और मैं एक कैप्टन होने के कारण मेरे जो कलीग है, साथी है, वो सब स्वास्थ्य विभाग से है, डॉक्टर्स है, वो भी कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी करने को तो समय नहीं रहेगा। तो मुझे आप में से ही कुछ लोग रहेंगे जो इस ट्रस्ट को ऑपरेट करेंगे भविष्य में। इस संस्था धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। दोस्तों आगे बात आती है आयुष्मान भारत योजना की। हम सबके मन में ऐसा बात रहती है कि ऐसा आयुष्मान भारत योजना का आयुष्मान कार्ड, कई लोगों के मुझे फोन में आए, कई लोगों की मेरे आपसे मतभेद भी हो गए इस बारे में। ये कार्ड है मतलब क्या है, हमारे पास में आयुष्मान कार्ड है, हमारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो कार्ड नॉट एक्सेप्टेड। उसके कारण क्या होते हैं, इसके अलग कारण है, बोलता कुछ कारण नहीं। देखो हमारे पास 3 आइडेंटिटी की चीज होती है, जिसके बाद आयुष्मान कार्ड, एक तो आधार कार्ड, एक समग्र आईडी, तीसरा आयुष्मान। तीनों में अगर नाम भिन्न है, तीनों में अगर पिताजी का नाम भिन्न है, तीनों में अगर जन्म तारीख भिन्न है, तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का पोर्टल है वो आपका आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट करता है। वो कब रिजेक्ट करता है, हॉस्पिटल उसको चढ़ाता है। तो आप बोले डॉक्टर साहब आयुष्मान कार्ड बना, तो ये क्या है कि टेक्निकल ग्लिच। आयुष्मान कार्ड जब एनएचए पोर्टल ने बनाया तो आधार कार्ड के डाटा को उठा लिया, ठीक है। और जब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जब स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को पूछती है कि फलाना व्यक्ति, जैसे मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिंह बघेल और समग्र आईडी में मेरा नाम से डॉक्टर विशाल सिंह है, तो जब नेशनल अथॉरिटी पूछी कि डॉक्टर विशाल सिंह बघेल ये आधार कार्ड आपके पास में है क्या, तो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी कंप्यूटर में की भाषा में ये मना करेंगे नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं है, हमारे पास डॉक्टर विशाल सिंह है। तो डॉक्टर विशाल सिंह बघेल ये कंप्यूटर डिफरेंशिएट नहीं करते, उसमें क्या होता है आपका आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। फिर वही चल होती है, इसको फोन लगा, उसको फोन लगा, इनका हो। इसमें मैं आपको बता दूं, स्वयं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हो जाए, इसको टेक्निकल पीछे टेक्निकल। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है कि सबसे पहले तो आप अगर उसके क्या बोलते हैं लाभान्वित हो सकते हो, आप अगर उसमें एलिजिबल हो तो सबसे पहले आयुष्मान कार्ड को कैंसिल करना है, ठीक है। फिर ई-केवाईसी करना। ई-केवाईसी मतलब समग्र आईडी से आधार कार्ड से लिंक करना। ई-केवाईसी आप सब लोगों को पता होगा, दोनों में खुद का नाम, पिता का नाम, सरनेम, उम्र एक जैसी हुई। जब ई-केवाईसी होने के बाद में समग्र कार्ड की जानकारी और आधार कार्ड की जानकारी एक साथ एक जैसी होने के बाद, बराबर होने के बाद, फिर आप नया आधार नंबर बनाए, नया आधार नंबर आपको जनरेट होगा, फिर ये कहीं पर भी चलेगा। शुरुआत में धड़ल्ले से आयुष्मान कार्ड बने हैं,
उसमें ये बहुत से लोगों के कार्ड में दिक्कत आई है, क्योंकि कितने लगभग 50% लोगों को दिक्कत है शुरुआत में, ज़्यादा ही है। शुरुआत में जब हमने हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड शुरू किया तो लगभग 50% लोगों को दिक्कत आई थी। आपको जानकारी है, कई लोगों ने मीडिया से भी कवर किया, हमने फिर जगह जगह शिविर लगाए, लोगों को जागरूक किया, लोगों के कार्ड सुधारे, तब जाके कई हद तक अभी लोगों के सही कार्ड हो रहे हैं। अभी भी लेकिन दिक्कत आती है। होता क्या है, आदमी कार्ड रखता है, आधार कार्ड समग्र आईडी से आयुष्मान कार्ड रख देता है, उसको देखता है। जब वैसे भी देखो बीमार तो बहुत कम लोग होते, पूरा बीमार नहीं होता, तो जब बीमार होती है वो कार्ड लेके जाकर पता चलता है गड़बड़ है, उसको सुधारने में कभी 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, कभी 8 से 10 दिन भी लगते हैं। अब जब बीमार आपके 2 से 3 दिन 8 से 10 दिन बिना आयुष्मान कार्ड के इलाज में पैसे खर्च करने पड़ेंगे या सरकारी में करना पड़ेगा, तो वहाँ एक टेक्निकल दिक्कत जाती है। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं लोगों के मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने कार्ड चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में फिर वो परिवार, फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, फिर हम दोषी मानते हैं संबंधित हॉस्पिटल को, संबंधित डॉक्टर को कि वो इलाज नहीं कर पाता, और इसमें कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाता। ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं। जैसे कलेक्टर साहब के पास चला है, कलेक्टर साहब बोले मैं आदेश पार्टी का हूँ आपको, और उनके आदेश पार्टी करने से क्या ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम है, उनके आदेश से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद में केस रिजेक्ट होगा, उसमें कोई किसी को मदद नहीं होगा। तो आप लोगों के माध्यम से सबके आधार कार्ड सुधरे, ये सबसे मुख्य पॉइंट है। उसके बाद सबके मन में भाव क्या है, सबसे भाव क्या है, आयुष्मान कार्ड ये 5 लाख का एटीएम कार्ड है। ये आयुष्मान कार्ड ले जाए बघेल हॉस्पिटल में, भाई आपको कितना इलाज लग रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कार्ड से निकालो, से इलाज हो जाएगा। भैया उसमें हार्ट अटैक का इंजेक्शन लगना है, वो आयुष्मान कार्ड का सर 50,000 का इंजेक्शन 5 लाख इसको निकाल दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका आयुष्मान कार्ड एटीएम कार्ड नहीं है। गवर्नमेंट के हर चीज की फिक्स रेट है, और फिक्स रेट भी सबूत के साथ देते, सबूत के साथ देते, हर चीज क्रॉस वेरीफाई है। अभी जो घटना हुई थी 1.5-2 साल पहले, जो आप लोगों ने उजागर की थी भोपाल में, आयुष्मान भारत का भ्रष्टाचार जो हुआ था, जो निकला था फर्जी, वो सब जो थी, उसके बाद में सरकार सॉफ्टवेयर इतना सख्त हो गया है कि कोई भी हॉस्पिटल कोई भी गड़बड़ी करेगा कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। देखिए ये रेट है, इससे ज्यादा दुनिया की कोई कारगर आयुष्मान कार्ड से नहीं है। उदाहरण के तौर पर बताओ कि अगर आपका कोई पेशेंट आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो सरकार हमें 1500 से मतलब 6,000 से 7,000 देगी, मरीज की कंडीशन में होता है। कंडीशन के अनुसार ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कंडीशन खराब है, सबूत क्या है, वेंटिलेटर का चार्ज कितना, आईसीयू वेंटिलेटर 7,000। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर है 7,800, हमको मिलता है 10% एक्स्ट्रा। हाँ ये बता दो, हमें अन्य हॉस्पिटल की तुलना में 10% एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जो उच्च क्वालिटी मेंटेन करने हॉस्पिटल को सरकार 10% एक्स्ट्रा देती है। ठीक है, 7,800 अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे तो 7,800 मिलेंगे, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे तो 6,500, 6,000। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है तो 6,600 मिलेंगे। लेकिन पेशेंट का ऐसा नहीं है, पेशेंट को पेट दर्द है, दस्त लग गया, आप आईसीयू में रखो, सबूत देना होता है कि उसको आईसीयू में क्यों रखा। सबूत किस माध्यम से, उसकी कंडीशन, एक तो दिखता कैसे है पेशेंट, क्या है, हाई क्वालिटी की फोटो हमको निकालने पड़ते हैं, पेशेंट दिखता कैसे, दिखने के बाद में वाकई में सीरियस है, उसके पैरेंटल, उसके ब्लड टेस्ट, तो वर्तमान की पेशेंट कंडीशन कैसी। एक दिन में हम एक पेशेंट के अकाउंट से, अब वेंटिलेटर उसको नहीं डालेंगे जबरदस्ती कि उसके गले में ट्यूब डाल दो, वेंटिलेटर डाल दो। एक दिन में मुश्किल से 6,600 पेशेंट के अकाउंट से इलाज के लिए सबूत के साथ निकाल 3,300 और जनरल वार्ड के साथ 2,300 और जनरल वार्ड के 4,000। तो ये लोगों के मन में जो भाव जानकारी है ना कि ये कार्ड है, इससे कितनी पैसे निकाल लो, ये संभव नहीं। ये मेडिसिन के चार्जेस, मतलब प्रतिदिन का चार्जेस हॉस्पिटल कितना निकाल सकता है, आयुष्मान निकाल सकता है, ऐसा नहीं हम निकाल नहीं सकते, हम क्लेम करते हैं, फिर 3 महीने बाद सरकार उसको क्लेम को अप्रूव करती है, इतना देना है कि नहीं देना है, कितने मतलब कितने परसेंटेज क्लेम करते हो, पूरा पैसा देते हो, कितना कम होता है, क्या 50%? 50% क्लेम में हमारा पैसा कट जाता है,
मतलब हमने अगर 40,000 का क्लेम का लगाया तो 40,000 नहीं आया, सरकार 30,000 32,000 तो मांडोली चल रही कुल मिला के सरकार के हमारे बीच में 30,000 32,000 35,000 50% काट के देगी, क्योंकि उनके पास भी ऐसे लोग बड़े जो टारगेट पूरा करते हैं कि हमने इस हॉस्पिटल को इतना पैसा काटा, उनको भी सरकार का पैसा बचाना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये रिस्ट्रिक्शन रहता है हमारे ऊपर। उसके बाद में कुछ फिक्स सर्जिकल चार्जेस रहते हैं। अब जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी का हो, कोई अगर ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हमारे पास होती है जो कैश में 45,000 की होती है, समझिए, आयुष्मान भारत योजना आपको सिर्फ मात्र 23,500, ठीक है, इसमें मार्जिन है। अगर आईसीयू का पेशेंट तो हमें मार्जिन बिल्कुल नहीं है, मार्जिन बिल्कुल नहीं, कारण क्या, उसको ऑक्सीजन लगती है, ठीक है, दवाई लगती है, ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग चार्जेस लगते हैं, नर्सिंग चार्जेस लगते हैं, तो मार्जिन बनाने में 3 से 7% वेरिएबल करते हैं। ऑर्थोपेडिक के केस में हमें थोड़ी बहुत 8 से 10% मार्जिन है, तो हमें मार्जिन कहाँ ज़्यादा रहती है उनकी बात सुनिए कि कुछ पेशेंट स्टेबल रहते हैं, उनको दवाइयाँ कम लगती है, इसमें कुछ मरीजों में मार्जिन होती है। आईसीयू में लोग कहते हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल को पैसा भरपूर मिलता है, लेकिन हमें मार्जिन कम होती है क्योंकि उस मात्रा में लागत मरीज को लगती है। अब ये आंकड़े सब हमारी बुलाई सरकार ने बीएचआरसी की हड़ताल को स्टार्ट हुए 2023 में शुरू हुआ था, मई 2023 में आयुष्मान भारत 23 से 22 सॉरी मई 2022 में शुरू हुआ था आयुष्मान योजना। अभी 23-24 अभी मतलब 2 साल 3-4 महीने हो गए ना, 27-28 महीने हो गए, 3 करोड़ का हमने काम कर चुके हैं, मतलब 10 लाख का औसतन का। ठीक है, आंकड़े में आपके सामने पेश कर रहे थे, आंकड़े भले आपको बड़े लग रहे हो, सरकार ने हमें सिर्फ मात्र 1,87 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, 22 लाख का अमाउंट रिजेक्टेड है, मतलब 22 लाख सरकार हमें देगी कि नहीं देगी भगवान को मालूम, रिजेक्टेड केस, 90 लाख की उधारी है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ भगवान को मालूम। एक बार हमारे ऑडिटर ने ऑडिट किया था तो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 से 10% आयुष्मान लॉस, तो आयुष्मान ने कुल मिला के बीएचआरसी को नंबर ऑफ पेशेंट दिए हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई। क्रेडिबिलिटी मतलब एचडीएफसी बैंक पहले 2 करोड़ लोन देना चाहती थी, बोल के 4 करोड़ दे, और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जो भोपाल में जो हुआ था अपना आयुष्मान भ्रष्टाचार जो हुआ था उसके लपेटे में सभी हॉस्पिटल, अब सभी हॉस्पिटल कैसे आए, उसके पहले क्या होता था कि लीनियंसी चलती थी, मतलब कैसे चलती थी कि पेशेंट एडमिट है, फोटो लिया, अंगूठा लगा, डिस्चार्ज किया, ठीक है, सब वो भी रेगुलर पैसा साइन करेंगे, पर उसके बाद क्या उन्होंने सडनली सर्कुलर निकाल दिया कि जिन पेशेंटों के अंगूठे लगे नहीं होंगे उनका पैसा रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अब अंगूठे लगाने की आदत उन्होंने तो डाली नहीं, तो होता क्या था, पेशेंट आता था अपने डायलिसिस करता था, एक बार अंगूठा लगा के चले जाता था, अब बाकी डिस्चार्ज कर, मतलब लीनियंसी चल रही थी, मिला के उनकी लीनियंसी चल रही थी, हमारी लीनियंसी चल रही थी। उन्होंने पुराने पूरे केस रिजेक्ट कर दिए, हमें 22 लाख का रिजेक्शन पड़ा, इसके लिए सरकार ने फाइट किया, जिसमें हमारी गलती 1% भी नहीं। हमने सीएमएचओ सर को रिक्वेस्ट की कि सर आप स्वयं कमेटी बैठा के इन सब केसेस की वेरिफिकेशन करें कि वाकई जेल की सिपाही हमने इलाज किया, उसका पैसा भी मिलना चाहिए। सीएमएचओ सर ने उसको वेरिफिकेशन किया, क्यों मैंने वेरीफाई किया, हम 2 बार 3 बार सरकार के पास गए कि इनका पैसा चाहिए, इनका पैसा चाहिए, इनका पैसा चाहिए, सरकार के पास वेट, तो हम 1.5 साल से इसका वेटिंग कर रहे हैं, 22 लाख रुपये हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या मान के चलो कि आयुष्मान भारत योजना मिलने में सरकार की हमारी एफडी जमा है, आज मिलेगी 10 साल मिलेगी भगवान को मालूम, कि कोर्ट की लड़ाई लड़ने मिलेगी क्या है भगवान को मालूम, क्योंकि इस लपेट में ये जो दिक्कत हुई थी पूरे मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल इसमें लपेटे में आए हुए हैं, ये पैसा भी हमारा डेढ़ बटी। दुर्भाग्य की बात है कि हरदा के बड़े बड़े लोगों का इलाज इस दौरान हुआ था, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का शेड्यूल, मतलब जो प्रतिष्ठित लोग बड़े बड़े, तो फाइनेंशियली अगर रहेगा तो आयुष्मान की बढ़ेगी, जेन्युइन लोग हैं जो अच्छे नामांकित लोगों का इलाज हुआ था उनके केस भी रिजेक्टेड है, मतलब सरकार अगर पूछेगी तो मैं सबूत क्या बताऊंगा कि इनका इलाज हुआ था और रिजेक्टेड बड़ी मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में। मैं यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, औसतन एक हॉस्पिटल का 20 से 50 लाख रुपए इसमें अटका हुआ है, 20 से 50, एक मध्यम वर्गीय हॉस्पिटल की रकम बहुत बड़ी है, इसलिए जो हमारा लॉस का आंकड़ा है ना, इसके चक्कर में कि किसी कारण हम लॉस में, पूरे मध्य प्रदेश में कितना पैसा अटका हुआ होगा सर, ऐसा आंकड़ा निकालना मुश्किल, तो आरटीआई के द्वारा निकलेगा, क्योंकि देखो ये जैसे अपने पास मतलब ये आंकड़ा 20-22 लाख का है, ठीक है, जो
मध्यम वर्गीय हॉस्पिटल है, ये मात्र 10 से 20% बिजनेस करती है। बिजनेस करती है क्लेम करती है। सबसे बड़ा जो क्लेम होता है मेडिकल कॉलेजेस का होता है, समझो। मेडिकल करने से हमारे यहाँ पे 1 महीने का काम 10 लाख का है, समझो आयुष्मान भारत योजना का हर तक का हॉस्पिटल, ठीक है। मेडिकल कॉलेज का ये काम जाता है सीधा 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, मतलब अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो उनको 10 20 50 लाख जैसे 20 करोड़ का काम चलता है, साल भर का उनका 240 250 करोड़ की आवक है, उनको 3-4 करोड़ नुकसान भी हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता ना, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो हम ये ना बहुत छोटी मात्रा में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और वास्तव में नुकसान हमको ही हुआ है, वास्तव में नुकसान हमको ही हुआ है। अब दरअसल क्या है, चलो मैं बात, आप तो वो सब सवाल पूछोगे कि आपके मन में है वो तो भोपाल जो इशू हुआ था ना आयुष्मान भारत योजना, मैं चाहूंगा कि आपसे सवाल पूछो, मेरे पास इसके पूरे सारे जवाब है, अपन उसमें डिस्कस भी करेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या होता है, क्या दिक्कत है और अभी क्यों नहीं हो सकता। अब ये हरदा में हमारे पास में जो वर्तमान में व्यवस्था है, ऑर्थोपेडिक के सारे केस हम कर सकते हैं, सारे केस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक टेक्निकल चीज है, आप इसको समझ लीजिए। अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया, इम्प्लांट डला हुआ, ये सब जानते हैं इम्प्लांट डला हुआ मतलब सिंपल भाषा बोलो कि हाथ का फ्रैक्चर और रॉड डली हुई, ठीक है। आप मेरे पास भेजोगे, डॉक्टर से रॉड निकलवा, ठीक है। टेक्निकल ग्लिच एक ये ऑपरेशन में टेक्निकल ग्लिच ये है कि हम पेशेंट का जब रॉड निकाला केस रिजेक्ट हो रहे हैं ना, केस रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि वैल्यू ठीक था। ऑर्थोपेडिक में सिर्फ रॉड निकालने वाला पैकेज में थोड़ी दिक्कत है, बाकी सारे पैकेज उपलब्ध है, सारे A to Z। अगर आप किसी पेशेंट को बोलोगे डॉक्टर इसका करो, सारे पैकेज ऑर्थोपेडिक में उपलब्ध है। दूसरा मेडिसिन, मेडिसिन में सभी दोस्तों ऐसा होता है कि मेडिसिन में हाई रिस्क मेडिसिन मतलब हाई रिस्क मेडिसिन मतलब कैसे होता है, देखो आयुष्मान भारत योजना इसलिए लाया था कि जो व्यवस्था सरकार गवर्नमेंट में नहीं दे पा रही वो प्राइवेट में, ठीक है। हाई रिस्क मेडिसिन मतलब ये मान के चलो कि सीरियस गंभीर बीमारी, अब जैसे कौन सी लीवर खराब होना, हार्ट खराब होना, किडनी खराब होना, फेफड़ा खराब होना, ऐसे गंभीर सीरियस बीमारी का पैकेज प्राइवेट में उपलब्ध है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर किसी को 3 से 4 बार दस्त लगे, क्योंकि दस्त लगने का टाइम ये है बरसात में, 3 से 4 बार दस्त लग गया, आप बोले डॉक्टर बघेल ये अगर पेशेंट दस्त लगा हुआ आप भर्ती कर सकते हो, नहीं दस्त लगा हुआ भर्ती नहीं कर सकते, परंतु दस्त लगने के कारण उसकी किडनी खराब हो रही हो, उसका बीपी बहुत कम हो, सीरियस हो, आईसीयू में जरूरत है, ऐसे मरीज को हम भर्ती कर सकते हैं। अब देखो सर थोड़ा 2 मिनट बंद कर दो, मैं कुछ बताना चल पाता हूँ। पूरे केसेस मतलब फेफड़े से फ्रैक्चर से लेके, खोपड़ी से फ्रैक्चर से लेके, पाँव से फ्रैक्चर से लेके सारी चीज एक्सीडेंटल सुपर स्पेशलिटी के सारे पैकेज BHR से भोपाल में उपलब्ध है। ये मेरा कराने का मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों कि देखो BHR से हरदा और BHR से सिवनी मालवा ये हमारे हाई मार्जिन वाले हॉस्पिटल है, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक मार्जिन, भोपाल में खर्चा बहुत ज्यादा, शायद आपको पता नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर मेरा सफाई में खर्चा अगर समझ लो महीने का 2.5 से 3 लाख रुपये जाता है, तो वहाँ पर सीधा 6 से 7 लाख रुपये, क्योंकि वहाँ पर सफाई कर्मचारी बहुत हाई वैल्यू मिलते हैं, गार्ड्स मिलते सारी चीजें। परंतु भोपाल मेरा खोलने का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जो पेशेंट यहाँ से जाता था, एक तो क्या बड़े शहरों में आते छोटे हॉस्पिटलों को मूर्ख समझते हैं, छोटे शहरों के डॉक्टर को मूर्ख समझते तो बुरा ही करते हैं, तो बहुत सी बार ऐसे होगा पेशेंट को अच्छा करके भेज रहे वहाँ कर। भोपाल खोलने का मुख्य उद्देश्य था कि प्रॉपर सर्विस अपने क्षेत्र के लोगों को मिले और बड़े शहरों में हमने भोपाल में यहाँ पर आप फीडबैक ले सकते हो, अच्छी जगह पे गए, सिर के ऑपरेशन 2.5-3 लाख के ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना में शुरू हुए हैं हरदा में। एक कप्ताना का पेशेंट था, मैं घटना बताता हूँ, होली का दिन था, कप्ताना पार्टी जी कप्ताना के कहते हैं होली के दिन गया कप्ताना का पेशेंट था, होली का दिन था। होली के दिन में ना आपको न्यूरो सर्जन होश में मिलेंगे, ना बेहोशी के डॉक्टर होश में मिलेंगे, ठीक है। मेरे पास में मैं होश में था, मैं होश में रहता हूँ, मेरे पास में लगभग 12 से 15 डॉक्टरों के नंबर थे। इस पर से मुझे रात के 1 बजे न्यूरो सर्जन होश में मिल गया, बेहोशी का डॉक्टर होश में मिल गया। मैंने 1:30 में यहाँ से पेशेंट को रवानगी किया हरदा से, 4:45 में उसका ऑपरेशन शुरू हुआ और 6 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, दूसरे दिन से बोलने लगा। अगर वास्तव में बताओ, अगर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरा एम्बुलेंस वाला नहीं होता, वो हॉस्पिटल जाता, वो पेशेंट जा रहा है। तो ये ताकत होती सुपर स्पेशलिटी की। अगर अपना कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में है, टाइम की सर्विस मिल रही है, वाकई में सही चीज व्यवस्थित है, तो हम ये चीज कर पाते हैं। कई लोगों की जान बची। हम इंटरव्यू आपको बताएंगे कि
BHR से भोपाल ने कई लोगों की जान बची, कई लोगों के पाँव टूटने से बचाए, कई अच्छी प्लास्टिक सर्जरी की है, कई गर्भवती महिला की जान बची। तो ये उपलब्धि हमारी BHR से भोपाल की है। यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट है। न्यूरोलॉजी में प्रोस्टेट का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा निःशुल्क वहाँ पर होता है, स्पाइन सर्जरी पूरी निःशुल्क होती है, उसके साथ में कार्डियोलॉजी का पूरा काम निःशुल्क होता है। ये भोपाल की बिल्डिंग है, मेन रोड होशंगाबाद रोड पे, शायद आपने देखा होगा आसिफ मॉल के पास में मेन रोड से दिखती है, ठीक है। ये हमने अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें जो दिक्कतें जाती है आयुष्मान क्या नहीं। देखो ऑर्थोपेडिक का आपने देखा तो 45,000 का पैकेज हमें प्राइवेट में मिलता है, आयुष्मान कितना देती है 22,750 22,000। हमें तो सबसे पहले आयुष्मान में क्या है कि इम्प्लांट की उस कॉस्ट मिलते हैं ना, वो थोड़े लो क्वालिटी की समझ रहे हो, सरकार ने रेडिमेटेड कर दिया, ठीक है, वो लो क्वालिटी। सेकंडली डॉक्टर भी हड़ताल में कंपेरेटिवली ज्यादा है। अब उसका कारण ये है कि वो तो डिमांड में सप्लाई वाला खेल है। भोपाल में क्या नंबर ऑफ डॉक्टर ज्यादा है, वहाँ पर फीस कंपेरेटिवली हमें कम मिल जाती है, डॉक्टर फीस ज्यादा है। तीसरी बात है एनेस्थीसिया फीस यहाँ पर देनी पड़ती है डॉक्टर की। और चौथी बात है ये इम्प्लांट महंगा लगना बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अब देखो ये मतलब हमारी दिक्कत कैसी बनती है, इसको हम क्या बोले ना, हम रहते घर के ना घाट के, समझो बात। कोई जवान व्यक्ति आया, ठीक है, मानी भैया का फोन आया, भैया देखने का अपना वाला है, मैं सबका ध्यान रखूंगा। जवान व्यक्ति है, ठीक है, मेरे पास में मोरल प्रेशर क्या है, मोरल प्रेशर है मुझे पत्रकार, ठीक है, एक मोरल प्रेशर, दूसरा है जवान है, तीसरा इम्प्लांट है।